या तो एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक रीट डाली जाए, मतलब एक रीट फाइल हो, तो वो रीट की जो सुनवाई है उसमें ये जज नहीं रह सकते हैं, तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम, दैट बेंच, लेकिन वो बेंच को बनाएगा कौन? फिर यही फिर चीफ जस्टिस बनाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी है, सुनिए। इसके पहले के आपको दो उदाहरण बताता हूं, अभी लेटेस्ट वाले। आपको पता है एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने चीफ जस्टिस बोबडे जी पे आरोप किए थे, तो उस समय बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना था पीएन दुड़ा के गाइडलाइन के तहत कि ये मैटर किसके पास जाएगा, तो बोबडे जी ने उसमें ऑर्डर नहीं किया। सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे रमन्ना जी, तो एनवी रमन्ना ने उनके पास फाइल दी, उन्हें ऑर्डर किया और नया बेंच बना अरुण मिश्रा का। ये एक सिचुएशन है, मतलब वो बन सकता है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि इसमें और एक चीज है, आप ही माननीय राष्ट्रपति जी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदर जजेस को कि आप एक फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाओ। ऐसा हुआ था किसके केस में, गोगोई साहब के केस में, उनके ऊपर एक लेडी स्टाफर ने आरोप लगाया, तो उस समय खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो एक लॉ है, मतलब उसको कई वकीलों ने ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन वो चलता है, मतलब वो रूल बना हुआ है, उसको कहते हैं इन हाउस प्रोसीजर, वो लॉ बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने लॉ बनाया और उसके बेस पे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी हुए हैं, तो वो है इन हाउस प्रोसीजर। तो वो लॉ क्या कहता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आरोपी है, सपोज जैसा गोगोई साहब के केस में था, ऐसे कंडीशन में फुल कोर्ट का मीटिंग लेकर सेकंड सीनियर मोस्ट जज के अध्यक्षता में 3 जज की एक कमेटी बैठती है, और वो कमेटी क्या डिसाइड करती है पता है क्या? ये जज के मिसकंडक्ट इतना सीरियस है कि उसके बाद से पूरे काम निकाल लेने चाहिए, ये अधिकार है उस कमेटी को। और इम्पीचमेंट राज्यसभा में महाभियोग चलने से पहले इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने का अधिकार उस कमेटी को होता है, ये लॉ है। आप उसमें और एक किस्सा सुनिए, ये आपने कैसे रिलेटेड, जस्टिस रमन्ना के अंडर में कमेटी बनी तो वो लेडी ने ऑब्जेक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ पर, उसने लेटर लिखा, वो सारी मीडिया में पब्लिश हुआ। उसने कहा रमन्ना जी आपके बहुत अच्छे संबंध है गोगोई जी से, मैं जब उनके यहाँ काम करती थी आप बार बार आते थे, तो इसके लिए आप इस समिति के हेड नहीं रह सकते हैं, तो आप इससे खुद को अलग कीजिए। रमन्ना जी ने उसका लेटर एक्सेप्ट किया और कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, भले ही मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वो तो नॉर्मल है, हर आदमी चीफ जस्टिस को मिलने जाता है, हर जज, लेकिन फिर भी लॉ ये कहता है कि जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इट हैज टू बी सीन दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी डन। तो उस लॉ के तहत किसी भी लोगों के मन में कोई शंका ना रहे करके मैं इस कमेटी से खुद को रिक्यूज करता हूं। रमन्ना जी हटे, बाद में बोबडे जी आएगा। अच्छा, अभी जो हियरिंग हो रही है संजोग से उनके कंटेंट भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक डोमेन में आने लगे हैं और उस पर चर्चा विमर्श शुरू हो गई है। आपको कब लगा नीलेश जी उस हियरिंग को देखने के बाद, या उस हियरिंग की ऐसी कौन सी टिप्पणी हुई जजेस की तरफ से जिसमें कि आपको लगा कि भाई एक तो पहली बात तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको इसमें रहना नहीं चाहिए, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप उसको कोरोबोरेट कर रहे हैं अलग अलग फैक्ट से, लेकिन इनकी जो टिप्पणी है हियरिंग के दौरान, उस टिप्पणी से क्या आप भी इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि ये टिप्पणी उस दिशा में लेके जा रहा है जहां पर संभवतः ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच समलैंगिक विवाह को शायद लीगलाइज कर दे, और इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपत्ति उठ रही है और लोग नाराज हो रहे हैं और पब्लिक डोमेन पे इसकी चर्चा हो रही है? क्योंकि भारत में अगर समलैंगिक विवाह को मिल गई अनुमति तो जो भारतीय संस्कृति है उस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्या ये एक आधार है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस अब जस्टिस चंद्रचूड़ या और बाकी लोगों के खिलाफ जो है सो फाइल हो रहे हैं? नहीं सुनिए, मैं बात, आपने सवाल अच्छा पूछा है, बाद में का जो इंफ्रेंस है उस पर तो बता रहा हूं, लेकिन ये ख्याल में रखिए पहले भी जो था डिस्क्वालीफाई होते हुए उस केस पे बेंच पे बैठना, खुद की अध्यक्षता में बेंच बनाना,
सुप्रीम कोर्ट के संसाधनों का, पब्लिक मनी टाइम का मिसयूज करना, इस ग्राउंड पे उनके खिलाफ आईपीसी 409 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड एंड प्रॉपर्टी 1, नॉन फॉलोइंग द लॉ 166, इस तरह के सेक्शन के तहत वो कार्रवाई की मांग वो कंप्लेंट में की गई। ये वन पार्ट हो गया। अब आता हूं आपके मुद्दे में। बहुत अच्छा मुद्दा आपने पूछा, क्या इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस तो इतना एक्सप्रेसिव क्लियर है उनका बायस का। आपको उदाहरण बताता हूं। केस का हियरिंग का फर्स्ट डे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस देश की चुनी हुई सरकार के टॉप मोस्ट के लॉ ऑफिसर, देखिए लॉ ऑफिसर कोई भी एडवोकेट है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, ये तो उसमें भी टॉप के लॉ ऑफिसर है, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने आके कोर्ट में पहला ऑब्जेक्शन लिया कि बोले योर ऑनर, वो लोग माय लॉर्ड बोलते हैं, वो माय लॉर्ड बोलने पे बैन है, लेकिन फिर भी बोलते हैं क्योंकि इस पे भी बहस हुई थी कि आप भगवान थोड़ी हो, लॉर्ड क्यों बोलेंगे। तो फिर कोर्ट ने कहा हम आपको नहीं कहते, आप या तो मिस्टर जज बोलो, ये बोलो, और बार काउंसिल ने भी रूल बनाया कि योर ऑनर बोलना है या सर बोलना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मामला, ये कह रहे हैं कि इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, वो मैरिज का, स्पेशल मैरिज एक्ट का जो भी है, तो ये जो मामला है, ये कोई भी एक्ट कानून बनाना ये आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये मामला पार्लियामेंट ही तय करेंगी, इस पे सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है पहले इनका सुन लेते। तो तुषार मेहता जी ने क्या वर्ड किया, बोला देखिए तो उनको पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे बात करने दीजिए कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है पिटिशन। तो अभी देखिए लॉ है उस पे कि अगर कोई पिटिशन मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये अगर ऑब्जेक्शन कोई पार्टी लेती है तो उसके दो लॉ है। सबसे पहले वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन डिसाइड होगा और जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन ले रहा है वो पहले आर्ग्यू करेगा, उसके काउंटर में दूसरा आर्ग्यू करेगा। उसका सिंपल रीजन है कि कल चल के ये मालूम पड़ गया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है लॉ बनाने का। तो ये 5 दिन का जो हियरिंग हुआ, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी सब हो गया कोर्ट का। और कोर्ट का मतलब किसकी, कोर्ट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक मनी है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, जनता का सेवक है, उसको सैलरी पब्लिक टैक्स पेयर के मनी से मिलती है। तो अभी होना क्या चाहिए था, पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे वो सॉलिसिटर को बोलते कि ठीक है आप आर्ग्यू करो, वो तो किया नहीं। लेकिन जिस रफ टोन में उनसे बात किया, जिस इंसल्टिंग टोन में उनसे बात किया, बोले दिस इज माय कोर्ट। अभी ये और एक बड़ा प्रॉब्लम है, कई जजेस का जो एक एरोगेंस रहता है ना, माय कोर्ट मतलब तुम्हारा कोर्ट का क्या हो गया। अरे ये कोर्ट तो पब्लिक ओपन कोर्ट है ना यार। तो ये जो था वर्ड वो एक गलत था। और ये जो एरोगेंस से बोला तुम मुझे, मतलब इनडायरेक्टली उनका कहने का क्या था कि तुम मुझे डिक्टेट मत करो, तुम मुझे मत बताओ कैसा चलाने का, तो मैं देखूंगा। तो एक्चुअल में लॉ क्या कहता है कि मैं देखूंगा, जजेस कैन नॉट थिंक इन द मैनर व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। मतलब मेरे को जो लगेगा मैं वो करूंगा, ये जज नहीं कर सकता। Even if he is free, he is not free. He has to abide by the precedents.